Hi everyone, welcome to Navneet IS Academy, and today we are going to start a new course that is the Current Affairs Polity from the January 2022। तो इससे पहले हम यहाँ पे नवंबर एंड दिसंबर राइट दोनों के ही जो है फ्रॉम दी 2021 जो करंट अफेयर्स हैं ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक हो गया इकोनॉमी हो गई तो उसे जो है ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी एंड जो है ऊपर भी यहाँ पे आपको जो है लिंक देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली आप जो है उस वाली वीडियो को जो है कवर कर सकते हो, उन करंट अफेयर्स को आप जो है कवर कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पे जो है जनवरी 2022 के जो करंट अफेयर्स है उन्हें स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी पॉलिटी। तो पॉलिटी के जो है यहाँ पे इसकी दो वीडियोस बनेगी, दो पार्ट्स में जो है इस करंट अफेयर्स को मैं कवर करूंगी फ्रॉम दी जनवरी 2022 राइट। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अभी जो है या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो न्यूज में है। क्या हुआ था कि लास्ट वीक बहुजन समाज पार्टी जो चीफ है मायावती, उन्होंने बोला है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसे जो है और भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया जाए, क्योंकि अभी जो है इलेक्शंस आने वाले हैं। तो पॉलिटिशियंस जो है ना इलेक्शंस को देखते हुए वो फटाफट से जो है एक तरह से पार्टीज को स्विच करते जा रहे हैं। कोई पार्टी को छोड़ रहा है, कोई पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। यूपी में जो इलेक्शन अभी प्रीवियसली हो चुके हैं राइट, तो उस समय में ऐसा देखने को मिला था। तो ऑब्वियसली जो है ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी लंबे समय से जो है ऐसा ही होता है। जब कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टीज में स्विच करते ही रहते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो लोग हैं ना कई बार जो कैंडिडेट्स के फेस पे राइट कैंडिडेट्स को वोट डालते हैं, वो पार्टी नहीं देखते हैं। तो इस तरह से जो है ना पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है राइट। सो व्हाट इज द इशू यही है, द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिशियन डेजर्टिंग पार्टीज जस्ट अहेड ऑफ द इलेक्शन इज नॉट अनयूजुअल। ये अनयूजुअल नहीं है, काफी लंबे समय से आ रहा है। एंड एवरी टाइम देर आर डिफेक्शंस भी होते हैं, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है उन्हें पनिश भी किया जाता है। एंड ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो इंडिविजुअल लॉ मेकर्स जो होते हैं राइट, लॉ मेकर्स यही होते हैं, एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, कैंडिडेट्स हो गए, उन्हें पेनलाइज भी करते हैं कि कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें डाले गए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में, अगर जो है उसको मद्देनजर वो नहीं रखते हैं तो इन्हें जो है फिर क्या होता है, इन्हें जो है पेनलाइज भी किया जाता है। तो ये भी चीजें जो है देखने को मिलती ही रही हैं, काफी लंबे समय से ऐसा हो रहा है। तो देख लेते हैं कि अभी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है क्या। तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसे 10th शेड्यूल में जो है ऐड किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ को। एंड ये जो 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ भी जो है जाना जाता है। इसमें क्या है, इट स्पेसिफाइज द सर्कमस्टांसेस अंडर विच चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय लेजिस्लेटर इनवाइट्स एक्शन अंडर द लॉ। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो है ना वो यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं इस लॉ के अंडर। तो जब कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है कोई लेजिस्लेटर, तो उस सर्कमस्टांसेस अगर वो सामने आते हैं तो फिर जो है एक्शन लिया जाता है उस लेजिस्लेटर्स के खिलाफ। तो इसे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 10th शेड्यूल को बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। So it includes the situations in which the independent MLA to joins a party after the election। तो इसमें जो है ये भी बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे जो है ना इंडिपेंडेंट होके जो है इलेक्शन लड़ता है तो बाद में किस कंडीशंस के अंदर जो है वो पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, तो वो भी जो है सिचुएशंस यहाँ पे ऐड की गई हैं। जो लॉ है इट कवर्स दी 3 सिनेरियोस राइट, 3 सिनेरियोस को जो कवर करता है विद रिस्पेक्ट टू शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय एन एमपीज और दी एमएलएस। तो पहला क्या है, व्हेन ए मेंबर इलेक्टेड ऑन ए टिकट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट के नाम पे जो है किसी मेंबर ने पहले इलेक्शन लड़े हैं ओके और वो जीत गया है, तो बाद में जो है जीतने के बाद में जो है इसे वॉलंटरी जो है वो गिव अप कर देता है। Okay, so membership of such a party or votes in the house against the wishes of the पार्टी राइट। तो वो जो है या तो फिर पार्टी के विशेष के खिलाफ जो है वो एक तरह से हाउस में पार्टी के खिलाफ वोट करता है, या फिर जो है वो क्या करता है इस तरह से इस कंडीशन में जो है उसे एक तरह से
एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर वो आ जाता है, उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है। जहां तो जो है टिकट उस पार्टी के टिकट के अकॉर्डिंग जो है उसे टिकट जो है दी जाती है पहले इलेक्शन लड़ने के समय पे, एंड वो जीत जाता है। तो फिर बाद में जो है जब अगर वो पार्टी को छोड़ता है या फिर जो है वो हाउस में जो है पार्टी के खिलाफ जो है वो वोटिंग करता है, तो फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे के अंडर आ जाता है। So when a legislator who has won his or her seat as an independent candidate joins a political party after the election, right? तो दूसरा ये है कि व्हेन लेजिस्लेटर जो है जो अपनी सीट को जीतता है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो वो जो है जब आफ्टर इलेक्शन जो है किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो भी जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आता है। उसके लिए भी जो है 3 सिनेरियोज जो हैं वो जो यहाँ पे लिए गए हैं लॉ के अंडर, उसमें जो है एक सिनेरियो ये भी है इंडिपेंडेंट एमएलए के लिए। सो इन द अबव 2 केसेस द लेजिस्लेटर लूजेस द सीट इन द लेजिस्लेचर ऑन चेंजिंग अ पार्टी। तो ये दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटर है वो जो है लेजिस्लेटर में उसकी जो सीट होती है वो एक तरह से लूज हो जाती है, उसे जो है उसकी सीट से निकाल दिया जाता है आफ्टर ज्वाइनिंग अ पार्टी। तो जो नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं, राइट, उसके रिगार्डिंग क्या है, इन द केस द लॉ गिव्स देम 6 मंथ टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। जो नॉमिनेशन के थ्रू जो है यहाँ पे एमपीज होते हैं ना, फिर उन्हें जो है लॉ 6 मंथ्स देता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड। तो इफ दे ज्वाइन अ पार्टी आफ्टर सच टाइम दे स्टैंड टू लूज देयर सीट इन द हाउस। तो अगर 6 महीने के बाद में जो है वो फिर ज्वाइन करता है पार्टी को, तो उसकी जो सीट है वो यहाँ पे लूज हो जाती है इन द लेजिस्लेचर इन द हाउस, राइट। तो ये 3 सिनेरियोज हैं इसके अंडर। So matters related to the disqualification. Under the anti-defection law, the power to decide the disqualification of the MPs or MLA rests with the presiding officer of the legislature. तो जो दोनों ही हाउस होते हैं ना उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है ना वो ये डिसाइड करते हैं कि मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। बट हाउएवर कि टाइम फ्रेम यहाँ पे जो है वो कोई भी एक तरह से स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितने टाइम फ्रेम में किस टाइम के अकॉर्डिंग या फिर कितने महीने में जो है ऐसा डिसीजन जो है वो लेजिस्लेचर को सॉरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लेना है। ओके, तो कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। बट हाउएवर लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है दैट एंटी डिफेक्शन केसेस जो है वो एक तरह से 3 महीने में 3 महीने में जो है इसे यहाँ पे डिसाइड कर लेना चाहिए बाय द स्पीकर्स जो एंटी डिफेक्शन केसेस होते हैं। However, legislator may change their party without the risk of disqualification in certain circumstances. But यहाँ पे कुछ exceptions भी हैं। ओके तो लेजिस्लेटर जो है ना वो चेंज कर सकता है उन एक्सेप्शंस के अंडर किसी भी पार्टी को विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो वो एक्सेप्शंस क्या है कि अगर पूरी पार्टी ही जो है ना वो एक तरह से किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होने को एक तरह से रेडी हो जाती है पूरी पार्टी, राइट, उसके सभी मेंबर्स जो है ना एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो होते हैं ना वो यहाँ पे एक तरह से रेडी हो जाते हैं किसी पार्टी के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, तो फिर क्या होता है कि जो है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है किसी भी मेंबर की। एटलीस्ट किसी पार्टी के 2/3 मेंबर जो हैं वो रेडी हो जाएं दूसरी पार्टी में मर्ज होने के लिए, मीन 2 पार्टीज जो है वो यहाँ पे हाथ मिलाने ज्वाइन कर ले एक दूसरे को, तब जो है किसी भी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। तो अगर कोई मेंबर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन गया है हाउस का, वो एमपी या फिर एमएलए ऑलरेडी है बट उसे जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बना दिया गया है यहाँ पे किसी भी हाउस का, तो फिर जो है इफ अ मेंबर वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, तो फिर जो है ऑब्वियसली वो वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप जो है पार्टी की छोड़ सकता है। एंड जब वो इस ऑफिस को छोड़ेगा मीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे जो है वो इस ऑफिस को छोड़ देगा एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो बाद में जो है ना वो ज्वाइन कर सकता है रीज्वाइन कर सकता है पार्टी को, तो उसे जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। ओके तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक पोर्शन ही आपका बन जाता है। तो इस तरह के टॉपिक्स जब आपके न्यूज में होते हैं ना तो स्टैटिक पोर्शन जो होते हैं ना वो करंट अफेयर्स के साथ ही जो है आपको मैच करने हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स, राइट। तो इसके रिगार्डिंग ये कमेटी जो है वो बिठाई गई है सो डैट की जो क्रिमिनल जस्टिस है उसमें जो है एक तरह से रिफॉर्म लाए जा सके, इसे जो है फास्ट वे में जो है इसका जो है निपटारा किया जा सके।
सो एक्सपर्ट हैव एक्सप्रेस द सीरियस कंसर्न ओवर द स्लो पेस ऑफ द रिफॉर्म्स, कि रिफॉर्म्स यहाँ पे नहीं लाए जा रहे हैं इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना इंडिया का, उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाए जा रहे हैं टू इंश्योर द स्पीडी जस्टिस, सो डैट कि यहाँ पे केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके, क्योंकि जो केसेस हैं वो काफी लंबे समय तक जो है पेंडिंग पड़े रहते हैं कोर्ट्स में, एंड एक तरह से ये ना ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट करता है। जो पर्सन यहाँ पे अंडर ट्रायल या फिर कन्विक्ट होते हैं ना, उनके केसेस को काफी लंबा समय यहाँ पे लग जाता है। मीन जितनी सजा उसे यहाँ पे सुनानी होती है ना, उतनी सजा वो पहले ही भुगत चुके होते हैं, ओके, जब तक उसकी टर्न आती है उसके केस की। तो करंट कंसर्न एंड चैलेंजेस क्या है? सो द डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस वाज लीडिंग टू द ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ द अंडर ट्रायल एंड कन्विक्ट्स, आपको पहले बता चुकी हूँ। सो डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस ऑन द पुलिस रिफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि पुलिस रिफॉर्म्स यहाँ पे लाने होंगे, बट यहाँ पे ऑन द ग्राउंड लेवल पे कोई चेंजेस अभी नहीं आए हैं, कोई रिफॉर्म्स यहाँ पे नहीं लाए गए हैं। सो कोर्ट ऑर्डर्स कन्विक्टिंग अ पर्सन आर ऑल्सो टेकिंग ईयर्स टू इम्प्लीमेंट, तो एक तरह से किसी पर्सन को अगर कन्विक्ट भी करना है तो उसे कई सालों तक करना पड़ता है, वो ऐसे फ्री भी घूमता रह सकता है, राइट। सो रिफॉर्म्स जो है कुछ यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं, डिफरेंट कमेटीज जो है वो बिठाई गई हैं। तो वो रिफॉर्म्स यही हैं कि स्पेशल लॉज यहाँ पे बनाने चाहिए, एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है ना वो यहाँ पे लाने चाहिए। कुड रिप्लेस द सर्टेन ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड, कि इंडियन पेनल कोड के अंडर जो यहाँ पे ऑफेंसेस है ना यहाँ पे, राइट, उन ऑफेंसेस को जो है, उनमें से कुछ ऑफेंसेस जो है ना उन्हें जो है अलग कर देना चाहिए, उनके लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो यहाँ पे बनाने चाहिए, उन ऑफेंसेस के लिए जो है कुछ स्पेशल लॉज यहाँ पे बनाने चाहिए, सो डैट कि यहाँ पे कि हर पुलिस स्टेशन में जो है ना फाइलें पड़ी रहती हैं तो पाइल अप होते रहते हैं केसेस, तो वो रिड्यूस किए जा सके इस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू। मीन इंडियन पेनल कोड के अंडर जो भी ऑफेंसेस यहाँ पे ऐड किए गए हैं उनमें से कुछ ऑफेंसेस के लिए अलग से जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या फिर स्पेशल लॉज जो है वो बनाए जा सके, एंड वो जो है वहीं पे उसका निपटारा हो जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंडर, एंड फिर इस तरह से जो पुलिस स्टेशन का जो भार है ना वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे डिजिटाइज किया जा सके, सो डैट कि इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रायल्स को भी जो है स्पीड अप किया जा सके। एंड फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ऑफेंसेस एंड रीवर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस मस्ट बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस एंड विच हैव सस्टेनिशली ऑल्टर्ड इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। तो जो ऑफेंसेस की कैटेगरीज है ना उसे दोबारा से जो है कंस्ट्रक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू जनरेशन। यहाँ पे जिस तरह से पास्ट 4 डिकेड्स में जिस तरह के नए टाइप के ऑफेंसेस हो रहे हैं ना, उन ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है अब नए ऑफेंसेस की एक लिस्ट जो है ना वो इंडियन पेनल कोड में जो है ऐड करनी होगी, ओके। सो क्योंकि फिर इस तरह के जो है अभी ऑफेंसेस हो रहे हैं फ्रॉम द पास्ट फ्यू डिकेड्स, कि उसके लिए कोई लॉ या फिर उसे एक तरह से क्लासिफाई करना जो है पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है कि उस लॉ को हमें कौन से एक तरह से कौन सा लॉ जो है कौन सा ऑफेंस हमें यहाँ पे मानना है, राइट। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस मस्ट बी डन इन द मैनर कंड्यूसिव टू मैनेजमेंट ऑफ क्राइम्स इन द फ्यूचर। तो एक तरह से ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन भी इसी तरह से करनी चाहिए कि फ्यूचर में जो है ना क्राइम्स की मैनेजमेंट करनी, जो क्राइम ऑफेंसेस यहाँ पे हुए होते हैं उनकी मैनेजमेंट करनी भी जो है इजी हो जाए पुलिस के लिए, राइट। तो क्रिमिनल लॉ जो है इंडिया में उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो द क्रिमिनल लॉ इन इंडिया इज कंटेन इन नंबर ऑफ सोर्सेज, राइट। तो इंडियन पेनल कोड है यहाँ पे 1860 का, उसमें कुछ ऑफेंसेस हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है 1955, एंड डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961, एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 है। तो ये कुछ यहाँ पे जो है ना एक तरह से ऑफेंसेस के सोर्सेज हैं। एंड criminal justice system can impose penalties on those who violate the established laws। तो criminal justice system जो है ना उस पर्सन के ऊपर पेनल्टीज लगा सकता है जो इन established laws को वायलेट करता है। तो इसके अंडर जो है ना ये सोर्सेज जो है इसके अंडर यहाँ पे अलग अलग तरह के जो लॉज हैं वो बनाए गए, तो जो पर्सन इन लॉज को वायलेट करता है उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती हैं, राइट। तो जो क्रिमिनल लॉ एंड जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, राइट, इसे जो है ना 7 शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके कंकरेंट लिस्ट में जो है डाला गया है। कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है ये आपको बताना है, ये आपका जो है होमवर्क है, इसे आपको खुद पढ़ना है फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, राइट, 7 शेड्यूल में।
सो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले जो है इज सेड टू बी द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे कॉडिफिकेशन की थी क्रिमिनल लॉज की फॉर द इंडिया। तो नीड फॉर द रिफॉर्म्स, अब जो है रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है? ऑब्वियसली कॉलोनियल इरा के लॉज है, इतने पुराने लॉज हैं, तो अभी जो है ना जिस तरह से टाइम चेंज होता जा रहा है, जिस तरह से सोसाइटी चेंज होती जा रही है, ऑफेंसेस भी चेंज होते जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉज बनाने होंगे। तो ये काफ़ी इनइफेक्टिव हैं, केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है एंड अंडर ट्रायल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, राइट। तो कमेटीज यहाँ पे बनाई गई हैं क्रिमिनल लॉ के लिए। इन द रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल लेवल कमेटी। उन्होंने जो है एक नेशनल लेवल की कमेटी बनाई है फॉर रिफॉर्म इन द क्रिमिनल लॉ। तो जो है रणबीर सिंह एंड कुछ और मेंबर्स हैं, उनके अंडर जो है इस कमेटी को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। एंड ये कमेटी क्या करेगी, एक तरह से डिफरेंट एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करके ओपिनियंस को गैदर करेगी एंड फिर एक तरह से इस मटेरियल को कोलेट करके वो एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देगी। तो ये कुछ प्रीवियस कमेटीज पहले बनाई गई थी, माधव मेनन कमेटी, एंड 2007 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। एंड फिर उसके पहले यहाँ पे मालीमत कमेटी थी, राइट, इसने जो है 2003 में जो है अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसमें अब क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना एक नया, हम बोल सकते हैं कि नया प्रोसीजर लेके आई है। इसके अंडर जो है आईआईटी जितने भी हैं, आईआईएम्स जितने भी हैं, या फिर जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, उसे जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंडर जो है वो लेके आई है। सभी जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, उन्हें जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंडर वो लेके आई है। जिसमें क्या होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंडर के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपनी जो स्टडी है, अपनी जो डिग्री है वो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाता। उसने एक तरह से सपोज कीजिए 4 इयर्स की डिग्री है, जैसे कि बीटेक है, 4 इयर्स की डिग्री है, उसने जो है 3 इयर्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस आ गए वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो बाद में कुछ समय के बाद में जो है ना, इस सिस्टम के अंडर, इस फ्रेमवर्क के अंडर जो है क्या होगा कि जो है जैसे कि 3 साल उसने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं, तो कुछ समय के बाद में जो है वो स्टूडेंट दोबारा से कंटिन्यू कर सकेगा अपनी डिग्री को, चाहे वो 2 साल हो चाहे 3 साल हो। तो जो 4th ईयर उसका रहता था वो किसी भी एक तरह से स्टेट में जाके, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंडर जाके जो है ना वो उसे कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स है वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है ना, इसे प्रपोज किया गया है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो भी 2020 में बनाई गई है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसके अंडर इसे प्रपोज किया गया है। तो यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे सेटअप करेगी। एंड इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट जो है उन्हें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो दिस इनेबल द स्टूडेंट टू लीव अ डिग्री और ए कोर्स एंड गेट ए कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेशन। सपोज उसने 3 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसे जो है वो छोड़ना चाहता है अभी कुछ समय के लिए स्टडी, तो वो उसे जो है ना एक कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा एंड फिर कुछ समय के बाद में जो है रीज्वाइन कर सकता है स्टडी को। ओके, and it will also provide students with the flexibility to move between the institutes while pursuing one degree or leave a कोर्स। तो जो है वो ऐसा भी कर सकता है कि उसने कुछ जो ईयर्स हैं वो किसी इंस्टीट्यूट में कवर किए हैं, तो बाकी जो रहते जो ईयर्स हैं ना वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी कवर कर सकता है, राइट। तो वर्किंग किस तरह से होगी, इसमें क्या होगा कि जो एबीसी है, राइट, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, ये रिकॉर्ड रखेगी ऑफ द एकेडमिक क्रेडिट ऑफ द स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट के जो एकेडमिक क्रेडिट है उसका रिकॉर्ड रखेगी, राइट। एंड इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी क्रेडिट कोर्स डॉक्यूमेंट डायरेक्टली फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो जो क्रेडिट कोर्स डॉक्यूमेंट है ना, वो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं एक तरह से प्रोवाइड करवा सकता है टू दी एबीसी फॉर एनी कोर्स दे माइट बी परसुइंग, बट ओनली फ्रॉम दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का काम होगा कि स्टूडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एबीसी को देनी है कि उसने कितने ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। एंड हु विल हैव टू मेक डिपॉजिट्स इन द स्टूडेंट अकाउंट्स। तो हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे अकाउंट बनाया जाएगा एबीसी के अंडर। तो फिर जो हायर एजुकेशन है जिसमें जो है उसने अपने 2 साल 3 साल कंप्लीट किए हैं, वो हायर एजुकेशन जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा टू दी एबीसी कि उसने कितने साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो बेनिफिट्स क्या है, एबीसी विल हेल्प इन क्रेडिट वेरिफिकेशन,
तो फिर जो है बाद में जब दोबारा से रीज्वाइन करना चाहेगा स्टूडेंट, तो एबीसी जो है ना वो क्रेडिट वेरिफिकेशन में हेल्प करेगी कि इसने कितने साल यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं किए हैं। तो वहां से उस फ्रेमवर्क से जो है इवन जो नेक्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना जिसमें वो एडमिशन लेगा वो वेरीफाई कर सकता है यहाँ से कि कितने साल इसने पहले कंप्लीट किए हुए हैं। क्रेडिट एक्यूमुलेशन, क्रेडिट ट्रांसफर एंड इवन रिडेम्पशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट, तो हर एक चीज में जो है एबीसी यहाँ पे हेल्प करेगी, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बोला है डेट कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो 3000 करोड़ रुपीस जो है वो तमिलनाडु को देगी इन द नेक्स्ट 5 years। किसके अंडर? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंडर, टू एड्रेस द क्रिटिकल गैप्स इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी गैप्स हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए, उन्हें फुलफिल करने के लिए, हेल्थ रिसर्च के लिए एंड स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशली जो उन्होंने यहाँ पे बात की है अभी। तो ये स्कीम है क्या? तो ये जो स्कीम है ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस द कंट्री जो है स्ट्रेंथन आउट करने के लिए बनाई गई है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी गैप्स हैं, स्पेशली जो क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज हैं या फिर प्राइमरी केयर है, दोनों ही अर्बन एंड रूरल एरिया में, राइट, उसमें जो गैप्स है उसे एक तरह से जो है फिल करना है, राइट। सो थ्रू दिस जो क्रिटिकल केयर सर्विसेज हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अवेलेबल होगी। एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? जिस डिस्ट्रिक्ट के जो है मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन है, राइट, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये अवेलेबल होगी क्रिटिकल केयर सर्विसेज थ्रू द एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स वहां पे बनाए जाएंगे। एंड जो दूसरी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है ना वहां पर रेफरल सर्विसेज के थ्रू जो है काम किया जाएगा, राइट, मीन जो है उसे रेफर कर दिया जाएगा किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंडर। So people will have access to a full range of diagnostic services in the public healthcare system। तो जो diagnostic services है ना वो उन्हें लोगों को वहीं पे मिल जाएगी, उसी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे लेबोरेटरीज का डिफरेंट नेटवर्क बनाया जाएगा अक्रॉस दी कंट्रीज एंड इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सेटअप की जाएगी, राइट। एंड उसके अलावा एक IT इनेबल्ड डायलिसिस सर्विलेंस सिस्टम जो है ना वो भी बनाया जाएगा। एंड हर एक ब्लॉक में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, रीजनल एंड नेशनल लेवल पे भी। सो ऑल द पब्लिक हेल्थ लैब विल बी कनेक्टेड थ्रू द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो फिर एक पोर्टल भी बनाया जाएगा जो कि विच विल बी एक्सपेंडेड टू ऑल द स्टेट्स एंड द यूटी। सभी स्टेट एंड यूटी में जो है ये बनाया जाएगा। तो वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होगी मरीज की, राइट, जितने भी पेशेंट्स हैं उसकी हर एक इंफॉर्मेशन जो है उसमें ऐड की जाएगी उस पोर्टल में, राइट। तो अब इस स्कीम के अंडर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सेटअप किए जाएंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है वो यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप किया जाएगा। एंड वायरोलॉजी के लिए जो है नए नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन का। एंड 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी। 5 न्यू रीजनल नेशनल सेंटर्स बनाए जाएंगे फॉर डिजीज कंट्रोल, राइट। तो अब इस स्कीम के एडवांटेजेस क्या हैं? तो इसके अंडर जो है अराउंड 17,788 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हैं वो यहाँ पे बनाए जाएंगे इन दी 10 हाई फोकस स्टेट्स में, राइट। मेन पहले जो है कुछ स्टेट्स के ऊपर फोकस किया है 10 स्टेट्स के ऊपर, तो वहाँ पे जो है इस तरह के एक वेलनेस सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में फिर अराउंड 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी जो है वो हर एक स्टेट में बनाए जाएंगे। Okay, so we'll continue with the same topic and पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स हैं, राइट, उन्हें हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। इसका पार्ट 2 मैं लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।